अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इमरान वसीम। नाजरीन, आज 5 नवंबर है और दिन है मंगल का। और सबसे बड़ी खबर, आज भी मौलाना फजलुर रहमान का आज़ादी मार्च है। और इस आज़ादी मार्च की खबर में जो पाकिस्तान के लिए एक सबसे अच्छी खबर थी, 1.20 बिलियन डॉलर की, वो खबर मौलाना फजलुर रहमान के इस धरने के नीचे दब गई है। आज की इस वीडियो में जहाँ हम मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च के ऊपर बात करेंगे, वहाँ जो 1.20 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो उस पर भी बात करेंगे। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस कल हुई, उस पर भी बात की जाएगी। और जस्टिस काजी फाइज ईसा की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई, उसका अहवाल भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च से, आज़ादी मार्च के हवाले से। कल मौलाना फजलुर रहमान ने जो तकरीर की है, उससे ये लगता है कि जो अपोजिशन जमातों का जो कल इजमा हुआ है, जो मौलाना फजलुर रहमान की रहाइशगाह के ऊपर जो APC हुई है, गो के उसमें जो मुस्लिम लीग नवाज़ थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, उनके जो सरबराहान थे वो शरीक नहीं हुए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो एक रोज़ कबल, मतलब गुज़िश्ता रोज़ से डे बिफोर यस्टरडे, जब एक बंद गली में चले गए थे और जो उन्होंने तकरीर की थी, उससे जो मायूसी फैली थी और जो सूरत हाल पैदा हुई थी, जो हम कह सकते हैं कि शर्मिंदगी का बायस बन रही थी या मायूसी का बायस बन रही थी, मुनासिब लफ्ज़ मायूसी का होगा, तो काफ़ी कल हौसला मिला ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान को। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो हुई, उसमें मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में हुई और उसमें शिकवा किया गया मौलाना फजलुर रहमान की वजह से कि हम यहाँ पर आए थे तो तमाम अपोजिशन जमातें हमारे साथ थीं, मुझे हौसला दिया गया और हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ आए थे जो तमाम अपोजिशन जमातें ये समझती हैं कि धांधली के नतीजे में, गैर शफाफ इलेक्शन के नतीजे में और गैर कानूनी गैर आइनी अंदाज से इस वक्त बरसरे इक़्तिदार आई हैं। लेकिन अगर आप मेरा साथ छोड़ना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है और इसका फिर नतीजा या इसके नताइज आप सबको भुगतना होंगे। काफ़ी बड़ी संजीदा गुफ्तगू की बड़े सीरियस थे मौलाना फजलुर रहमान। लेकिन अपोजिशन जमातों में वहाँ पर बैठ कर जो इजलास हुआ, ये तय हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान को इस सूरत हाल के अंदर जो है वो अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। और ये जो धरना दे दिया गया है, इसमें तो दोनों सियासी जमातों ने कहा, मुस्लिम लीग नवाज़ ने और पीपल्स पार्टी ने, कि हम आपके साथ नहीं हैं। लेकिन इस जगह से कब उठना है, कब यहाँ से वापस मूव करना है या किसी और तरफ जाना है, अब इसका फ़ैसला अपोजिशन जो है, मुश्तरका अपोजिशन जो है वो करेगी। इस पर मौलाना फजलुर रहमान को जो है वो काफ़ी जो है वो हौसला मिला। और कल जब मौलाना फजलुर रहमान ने तकरीर की, तो नाज़रीन आपने एक बात नोट की होगी कि मौलाना फजलुर रहमान ने ख़ुद आकर ये एडमिट किया कल की तकरीर के अंदर कि कल मेरी तकरीर से जो मायूसी फैली थी, आज अपोजिशन का जो इजमा हुआ है, जो मुलाकात हुई है, उसमें मुझे हौसला मिला। और बाकायदा तौर पर मौलाना फजलुर रहमान ने अपने शुरका से पूछा कि अब आप क्या चाहते हैं। हम अपोजिशन में तो ये फ़ैसला हुआ है कि जब तक अपोजिशन फ़ैसला नहीं करेगी हम यहाँ पर बैठेंगे, आप बताएं आप क्या चाहते हैं। तो आपने भी नाज़रीन सुना होगा कि नीचे बैठे हुए शुरका ये कह रहे थे डी चौक डी चौक डी चौक। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमने बैठना यहीं पर है, लेकिन मुझे आप ये यकीन दहानी कराएं कि आप यहाँ से एक एक करके यहाँ से उठ कर वापस नहीं जाएंगे। तो ये यकीन दहानी भी मौलाना फजलुर रहमान से की। लेकिन अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर गौर करें और उनका लबो लहजा के ऊपर गौर करें, तो उसमें आपको काफ़ी फ़र्क दिखाई देगा। बॉडी लैंग्वेज उस तरह से पुरअतमाद नहीं थी, लेकिन वो उनके जो लबो लहजा था वो भी, अब उनका रुख हुकूमत की तरफ था। जो पहली तकरीरों में उनका रुख पिंडी की तरफ होता था वो नहीं था। और लेकिन अभी ये फ़ैसला किया गया है कि जब तक अपोजिशन फ़ैसला नहीं करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान यहीं पर बैठेंगे। और ये जो लग रहा था कि 2 से 3 या 4 दिन में ये धरना ख़त्म हो सकता है, अब उसके ऊपर थोड़े से बादल आए हैं। लेकिन ये बादल छट सकते हैं, और बादल किस तरह से छटेंगे। कल हुकूमती मज़ाकराती कमेटी ने जो है वो रहबर कमेटी से भी रब्ता किया और बाकायदा उसमें इजलास हुआ है। और उसमें हुकूमती कमेटी ने आकर यही कहा है कि हम आपके मुतालबात आइन और कानून के अंदर रहते हुए मानने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइंड करके जाता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी अपनी तकरीर में कहा था कि हम तसादुम का रास्ता नहीं चाहते, हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं और जो भी हमारे मुतालबात हैं, हम जो भी करेंगे वो आइन और कानून के अंदर रहते हुए करेंगे। तो कमेटी के अंदर भी यही बात होती है, जिसमें कमेटी आकर भी यही कहती है, हुकूमती कमेटी आकर ये कहती है कि आइन और कानून के अंदर जो आपके मुतालबात होंगे वो हम मानने के लिए तैयार हैं। और उसके ऊपर भी बात हुई वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तीफ़े के ऊपर भी, और
नए इंतखाबात के ऊपर भी, इसके ऊपर भी हुकूमती कमेटी ने कहा कि ये वो मुतालबात हैं जो आइन और कानून के दायरे में नहीं आते। अगर आप समझते हैं कि आप के पास इतने नंबर्स मौजूद हैं, आपके पास इतनी जो है वो ताकत मौजूद है, आपके साथ अपोजिशन मुकम्मल तौर पर मौजूद है, तो आप आइन के अंदर रहते हुए आइनी तरीका अख्तियार कर सकते हैं। आप वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मूव है वो ला सकते हैं। तो नाज़रीन, अब हुकूमत, माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, तो ये मुज़ाकरात हुए और उसके बाद जो हुकूमती कमेटी थी वो उठ कर चली गई और उसमें ये तय हुआ कि आज जो बातचीत हुई है हुकूमती कमेटी जो है वो वज़ीर आज़म के साथ शेयर करेगी और अपोजिशन जमातें अपनी अपनी जमातों के सरबराहान के साथ ये मामला शेयर करेंगे और उसके बाद हतमी फ़ैसला जो है वो रहबर कमेटी करेगी और हुकूमती कमेटी और रहबर कमेटी का आज दोबारा 3 बजे इजलास होना, फिर बैठक होगी कि लग ये रहा है कि इस मामले को किसी न किसी तरह से संभाल लिया जाएगा और ये जो धरना तवील होता जा रहा है इसको भी किसी न किसी तरह से हुकूमत की ये भरपूर कोशिश है कैटर किया जाएगा। और जो प्लान बी और सी बताया गया है कि हम जो लॉकडाउन करेंगे, पूरे मुल्क के अंदर इज़्ला को बंद करेंगे, रोड्स को बंद करेंगे, तो इसके ऊपर भी बात की जाएगी ताकि हुकूमत जो है वो मुस्तहकम होकर और मुल्क के अंदर गैर मुस्तहकम सियासी हालात ना हो और हुकूमत की तवज्जो जो है वो अपने जो हुकूमती मामलात हैं, जो आवाम को डिलीवर करने के मामलात हैं, जो गवर्नेंस के मामलात हैं, उनके ऊपर रहें। देखें आज 3 बजे जब ये इजलास होगा तो उसका क्या नतीजा निकलता है। उसके अलावा कोर कमांडर इजलास हुआ, थोड़ा सा ताख़ीर से हुआ, वरना हर महीने होता है और इस इजलास के ना होने की वजह से ये तासुर लिया जा रहा था कि जो हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि आर्मी चीफ़ कमर जावेद बाजवा को उनकी मुद्दत मुलाज़मत में तौसी देना है, इस फ़ैसले को लेकर फ़ौज के अंदर कहीं ना कहीं के ऊपर जो है वो मायूसी मौजूद थी, कुछ थोड़ा बहुत इख्तलाफ मौजूद था और ये कहा जा रहा था मौलाना फजल रहमान के धरने में भी, सियासी हलकों में भी, सहाफ़ती हलकों में भी, कि जो लोग अफेक्टी हैं, जो ये समझते हैं कि उनका राइट था या उससे हट के नीचे वाले लोग हैं कि ये एक्सटेंशन नहीं होने चाहिए, उनकी सपोर्ट जो है वो मौलाना फजल रहमान को हासिल है। लेकिन ये तमाम असर कल ज़ाहिर हो गया जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ, कोर कमांडर का इजलास हुआ और उसमें ये वाज़ेह पैगाम दिया गया और ये बता दिया गया कि पाक फ़ौज जो है आइन और कानून के अंदर रहते हुए हुकूमत की, हुकूमती इदारों की सपोर्ट करेगी और पाक फ़ौज ने मुल्की इदारों के साथ मुश्तरका तौर पर कोशिश करते हुए जो मुल्क में अमन हासिल किया है, जो इस्तेहकाम हासिल किया है, वो किसी भी तरह से मज़मूम मकासद के लिए उसके ऊपर आँच नहीं आने दी जाएगी, उन कुर्बानियों को रायगा नहीं होने दिया जाएगा। तो ये तासुर भी ज़ाहिर हो गया कि मौलाना फजल रहमान को किसी की रावलपिंडी से जो है वो सपोर्ट हासिल है और बड़ा एक मैसेज दिया गया। वैसे तो हमारे बताने वाले दोस्तों ने बताया कि फ़ौज ने ये कहा है कि आइन और कानून के अंदर रहते हुए ये बड़ा मैसेज था, लेकिन ये जो तासुर था, ये तासिर ज़ायल होना, ये बहुत बड़ा पैगाम था। आगे हम चलते हैं तो जो एक सबसे अच्छी खबर थी जो मौलाना फजल रहमान के इस धरने की वजह से दब गई है, वो ये है कि कारके कंपनी जब पाकिस्तान का उसके साथ रेंटल पावर का मुआहदा हुआ, अदालत ने उसको कलअदम करार दिया, तो वो आलमी सालसी अदालत में चलेगी और आलमी सालसी अदालत में पाकिस्तान के ऊपर 1.20 बिलियन डॉलर का जो है वो जुर्माना हुआ। लेकिन उसके बाद, उस फैसले के बाद नैब ने और हसास इदारों ने इस तरह के शवाहिद इकट्ठे किए जो कि नाकाबिले तरदीद थे और उन शवाहिद को इकट्ठा करके आलमी सालसी अदालत के फैसले के ख़िलाफ़ दोबारा अपील दायर कर दी। और वो शवाहिद इस तरह के थे कि जब वो अदालत उसको देखती तो कारके कंपनी जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बैन हो सकती थी। लेकिन ये ख़बर चली और उसके बाद रोहान जो कारके कंपनी का मालिक है वो रजामंद हुआ कि मैं ये पेनल्टी जो है उससे विड्रॉ होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वक्त से कबल ये ख़बर मीडिया के ऊपर नशर हुई तो कारके कंपनी का मालिक अपने इस कमिटमेंट से पीछे हटा। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अनवर मंसूर खान से हमारी बात हुई तो उन्होंने भी इस बात पर अफसोस का इजहार किया, लेकिन उन्होंने ये उम्मीद भी दिलाई कि हम दोबारा कोशिश करके मामलात को दोबारा इस नहज पे ले आएंगे। और कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना ट्वीट करके ये बात बता दी कि कारके कंपनी 1.20 बिलियन डॉलर की पेनल्टी से विड्रॉ हो गई है और अब पाकिस्तान को ये रकम कारके कंपनी को अदा नहीं करने पड़ेगी। ये बहुत बड़ी रकम है। पाकिस्तान को पहले मुआशी बहरान का सामना है, मुआशी मसाइल का सामना है, मुआशी तौर पर बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं पाकिस्तान को। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है, लेकिन मौलाना फजल रहमान के धरने की वजह से दब गई।
जस्टिस काजी फाइजा की दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई और 4 पॉइंट्स के ऊपर दलाइल दिए गए। एक कि जुडिशल कौंसल बदनीयती का जायज़ा नहीं ले सकती। दूसरा, सदर मुमलिकत का जो कंडक्ट था वो आइन के मुताबिक नहीं था। तीसरा, उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो रेफरेंस दायर करने के 8 मराहल होते हैं, 5 मराहल जो रेफरेंस दायर करने के पहले होते हैं उनका जायज़ा भी कौंसल नहीं ले सकती। और चौथा ये था कि कौंसल का दायरा अख्तियार महदूद है। जस्टिस मुनीर मलिक के जस्टिस काजी फाइजा के वकील मुनीर मलिक ने कल आर्टिकल 211 और 248 पर भी दलाइल दिए। ये आर्टिकल क्या है ये भी बताएंगे, लेकिन जजेस की जानिब से उनसे ये क्वेश्चन ये किए गए कि अगर कौंसल के पास एक रेफरेंस आता है और रेफरेंस बदनीयती की बुनियाद पर दायर किया गया हो, लेकिन रिकॉर्ड के ऊपर मिसकंडक्ट भी आ रहा हो, तो क्या इस सूरत में कौंसल सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर उस रेफरेंस को स्ट्राइक डाउन कर दे कि ये बदनीयती की बुनियाद के ऊपर दायर किया गया है? जस्टिस मुनीर अख्तर ने ये सवाल पूछा था, लेकिन मुनीर मलिक ने कहा कि बदनीयती का जायज़ा कौंसल ले ही नहीं सकती। कौंसल एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी की बॉडी है, इससे ज़्यादा उसका कोई रोल नहीं है, वो अदालत नहीं है। जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से कहा गया कि अगर कौंसल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी तो इस तरह से कौंसल की कार्रवाई फ्रीज़ हो जाएगी, रुक जाएगी, वो किस तरह से अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। लेकिन मुनीर मलिक कह रहे हैं कि जो भी जुडिशल साइड के जो मामलात हैं, किसी के राइट्स का तयन करना है या कोई प्रेसिडेंट साइड सेट करनी है, वो सुप्रीम कोर्ट सेट कर सकती है, वो कौंसल सेट नहीं कर सकती। जस्टिस फैसल अरब की जानिब से कहा गया कि बदनीयती का इल्ज़ाम किस तरह से लगाया जा सकता है या कौंसल के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार किस तरह से किया जा सकता है। कौंसल के अंदर चीफ जस्टिस भी मौजूद होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस होते हैं और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये किस तरह से ये तासुर लिया जा सकता है कि कौंसल जो है वो उसमें कोई फ़ैसला मेरिट के ऊपर नहीं होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि एग्जेक्टिव सदर मुमलिकत ये रेफरेंस भिजवाता है कौंसल के पास और कौंसल जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसका एग्जेक्टिव के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन मुनीर मलिक की जानिब से कहा गया, आर्टिकल 211 पर दलाइल दिए गए कि कौंसल की कार्रवाई में अगर किसी जगह के ऊपर राइट्स की बात आती है, बदनीयती की बात आती है या जो तरीक़ाकार है जो एग्जेक्टिव ने फॉलो करना था वो फॉलो नहीं किया जाता, वो कौंसल के डोमेन में नहीं आता, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि कौंसल की कार्रवाई खुली अदालत में नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट में अगर आर्टिकल 184 की दरख्वास्त दायर की जाती है तो उसकी समाअत खुली अदालत में होती है। और उनकी जानिब से ये भी कहा कि जो सदर मुमलिकत ने जो रेफरेंस भिजवाया था उसमें उन्होंने अपना जहन अप्लाई करना था, लेकिन उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की एडवाइस पर अमल करते हुए ये रेफरेंस भिजवाया और अपना जहन नहीं बनाया। और तमाम मटीरियल इकट्ठा करने से पहले सदर मुमलिकत को किसी बात का इल्म नहीं था। उन्होंने बताया कि आर्टिकल 248 के तहत सदर मुमलिकत को भी इस मुकदमे में, वज़ीर आज़म को भी और वफाकी वज़रा को भी कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं जिन्होंने ये रेफरेंस तैयार कराया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म या वफाकी वज़ीर कोई गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम करेगा तो उसे आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना हासिल नहीं हो।